गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है मिलेट्स। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर किया गया है FAO द्वारा ही, इंडिया के इनिशिएटिव पे। तो उसी की ओपनिंग सेरेमनी पे जो है प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि जो मिलेट्स है उसको एक फूड चॉइस ऑफ द फ्यूचर हम बना सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मार्च 2021 में UNGA में इंडिया ने जो रेजोल्यूशन रखा और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है बनाया गया 2023 को, और इसको 72 कंट्रीज़ का सपोर्ट मिला था। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स होते हैं स्मॉल सीडेड हार्डी क्रॉप्स जो कि ड्राई जोन या रेन फेड एरियाज हर जगह जो है उगाए जा सकते हैं। इनको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनको लो फर्टाइल लैंड में बहुत ही कम जो है रेन चाहिए होती है इन्हें, और इनको हम आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। तो इसीलिए हम इनको फैमिन रिजर्व्स भी कहते हैं। तो इंडिया में अगर हम मेजर मिलेट्स देखें तो कौन से हैं? पर्ल मिलेट, जो आपको बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब जो है आपके मेजर मिलेट्स होते हैं इंडिया में। और ये पाए कहाँ जाते हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, अभी कुछ दिन पहले। अब हम देखते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली में। गोल इसका ये है कि हम फूड सिक्योरिटी सबको जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। और वर्ल्ड फूड डे भी इसी के लिए जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनाया गया था। ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। ताकि इसका फंक्शन ये है कि ये एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री या फिर कोई भी वाटर लैंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये काम करता है। रिसर्च करता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है मेंबर कंट्रीज को, ट्रेनिंग भी करवाता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाता है कि कैसे हम एग्रीकल्चर जो है यील्ड और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी निकालता है ये, जो कि यहाँ पर मेंशन है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एटसेट्रा, ये सारी रिपोर्ट्स निकालता है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये भी जो है फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की। ये आपके इमरजेंसी असिस्टेंस देती है, रिलीफ देती है, रिहेबिलिटेशन देती है, डेवलपमेंट एड देती है, खासकर उन एरियाज में जहाँ पर फूड की इनसिक्योरिटी है ना। चाहे कोई हंगर चल रही हो, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, फेमीन जैसी सिचुएशन आ जाए, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वहाँ पर हेल्प करता है। इसीलिए इनको 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। 1961 में इसको बनाया गया, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, ऑफ कोर्स। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चैट GPT। आपके साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है वो लॉन्च किया गया है, चैट GPT नाम का, और इसको इंटरनेट पर रिलीज कर दिया गया है। तो इसको बनाया किसने? ओपन AI, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ओपन AI, 2015 में जिसको बनाया गया था, उन्होंने ही जो है इस टूल को बनाया है। तो कहा जा रहा है कि अंडर द सन जो भी टॉपिक है उस सब की इस टूल को, चैट GPT को नॉलेज है। ये ह्यूमंस के साथ जो है एक नेचुरल लैंग्वेज में इंटरैक्ट करता है, हर तरह के क्रिएटिव टास्क भी कर सकता है। जैसे कि इसको कहो कि स्टोरी लिख के दे हमें, तो ये स्टोरी भी लिख के दे देता है ना। तो अब इसलिए जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, और ये लैंग्वेज मॉडल पर काम करता है। मतलब कि ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को जो है प्रिंट करके दे सकता है, इससे अगर आप सवाल पूछो तो, और बिल्कुल ऐसे नेचुरल बात करता है जैसे एक ह्यूमन बात करता है ना। सो इसलिए इसको हम लैंग्वेज मॉडल पर इसने काम किया है अपने, और ये ऐसे आंसर करना क्वेश्चंस और बिल्कुल कॉन्वर्सेशन करना ह्यूमंस के साथ, जैसे आप एक ह्यूमन के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो वैसे ही ये कॉन्वर्सेशन भी कर सकता है। अब इसकी जो है कुछ टेक्निक्स से यूज़ किया जा रहा है, टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं इसकी एक्यूरेसी को देखने के लिए। उसमें से एक है राउज टेक्निक, जिसमें बेसिकली देखा जा रहा है कि किस तरह का ये कंटेंट आउटपुट दे रहा है, और जो नॉर्मल जो है मशीन्स जो होती हैं वो कंटेंट जो देती हैं उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है इसके थ्रू इसका। फिर है बाइलिंगुअल इवेल्युएशन अंडर स्टडी। ठीक है। अब इसमें देखा जाता है कि क्या जो है कहीं ये नॉर्मल जो है कंटेंट को सिर्फ ट्रांसलेट करके तो नहीं दे रहा है, क्या ये कुछ अपना भी जो है माइंड लगा रहा है, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली ये 2 टेस्ट के थ्रू देखा जा रहा है कि किस तरह से परफॉर्मेंस देता है। अब हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी देखते हैं। न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो आउटपुट ऑफ वर्ड्स को जो है फाइन ट्यून कर सकते हैं खुद। मतलब कि बेसिकली आप जितना उनसे बात करोगे वो उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो जो भी आप उनको फीडबैक दोगे वो उसको सीखते रहेंगे, और उसके ही बेसिस पर आपको जो है आने वाले टाइम में आपको रिप्लाई देंगे। आपको आपकी फीडबैक को वो से आप खुद सीखते हैं, है ना। सो इसलिए इनके ऊपर ह्यूज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट जो इनके पास पड़ा होता है इनपुट डेटा के मुताबिक, और ये उसी से ही सीखते हैं। अब ओपन AI जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको आप 2015 में इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने मिलकर बनाया था, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है।
ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक, ये आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को निकाला है और कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस साल 6.9% के आसपास ग्रो करने वाली है, जो कि पहले वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट कह रही थी कि 6.5% तक होगी। लेकिन पिछले जो आपका क्वार्टर निकला है उसमें रॉबस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो है रिवीजन कर दी है अपने आंकड़ों की। तो ये इन्होंने जो जीडीपी फॉरकास्ट को रिवाइज किया है, ये इन्होंने देखा है कि जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें जो है डिस्पाइट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट इंडिया ने अच्छा ग्रो किया है और गवर्नमेंट भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा लगा रही है। तो उससे ही जो है वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में चाहे 2023-24 में 6.6% की हम ग्रोथ रेट कह रहे हैं, लेकिन इस बार जो है 6.9% तक ग्रोथ हो सकती है। आरबीआई भी धीरे धीरे जो है लिक्विडिटी को मॉप अप कर रहा है पॉलिसी रेट हाइक करके, और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो है एक्सचेंज रेट्स की उसको अच्छे से मैनेज कर रहा है आरबीआई। और कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे रेगुलेटरी या पॉलिसी मेजर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है अपने आप को काफ़ी हद तक जो है रिसेशन से जो है वो कुशन रख पा रहा है। ठीक है, जैसे आपका आईबीसी था, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है हेल्थ हमारी कंट्री में अच्छी रही है। ठीक है, ये ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली 15th COP जो है यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे मॉन्ट्रियल कनाडा में, और उन्होंने बोला कि हमको पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को बनाने की जरूरत है, ताकि और एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोडाइवर्सिटी के उसके ऊपर काम किया जा सके। तो उन्होंने बोला है जो ग्लोबल गोल है हमारा 30% प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना बाय 2030, जिसको हम 13 to 30 टारगेट कह रहे हैं, उसको जो है हमको सीरियस लेने की जरूरत है। फिर वो कह रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो अपने बैंक अकाउंट्स को फिल करने में लगी हुई हैं, जबकि वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो इसके लिए हमको पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब हम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो आपको याद होगा कि 1988 में एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप बनाया गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, उसके ही बेसिस पर एक रिपोर्ट दी गई, और जो है फिर जब वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई 1992 में, जिसको रियो अर्थ समिट कहते हैं, तब ये CBD जो है वो साइन हुआ। अब इसमें जो है बेसिक मोटिव इसका ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज़ करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स को, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करना बेनिफिट्स की, और जो है इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है वो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो जैसे आपकी 15th मीटिंग चल रही है, जिनकी फर्स्ट सेशन जो है वो 1994 में होल्ड किया गया था बहामास में, और जो 15th है वो पहले तो कुनमिंग में हुआ चाइना में वर्चुअल सेशन, लेकिन अब जो है मॉन्ट्रियल में इन पर्सन सेशन जो है वो कनाडा में हो रहा है 2 फेजेस में। ठीक है, सो कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी देख लेते हैं हम बायोसेफ्टी का। इसमें जो है कहा जाता है कि सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स करना है, ताकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को कोई नुकसान ना हो। 2003 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ऐसे ही नगोया प्रोटोकॉल है, उसमें भी कहा गया है कि जो भी बेनिफिट्स हमको जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलते हैं उसको फेयर और इक्विटेबल वे में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2014 में उसके लिए ये प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई जो है वो एक कंसल्टेशन पेपर लेके आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या हम कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर लेके आ सकते हैं। तो ये कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर क्या होता है, बेसिकली जैसे आप ट्रू कॉलर को यूज़ करते हो, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना कि कौन आपको कॉल कर रहा है। तो क्या हम ये बिना किसी ऐप के, सेपरेट ऐप के, नॉर्मल ये फीचर दे सकते हैं कि जिससे पता लग जाए कि कौन कॉल कर रहा है। तो ट्राई ने ऑफकोर्स इसके लिए पेपर जो है वो निकाला है। पर्पज़ ये होगा क्योंकि आपको पता है कि कई बार आपको जो है टेलीफोनिक ऐसे जो है कॉल्स आती हैं जो आपको नहीं सुननी होती, तो आप उसको, अगर आपको नंबर ना पता हो तो आप नहीं उठाते हो, लेकिन अगर आपको पता लग जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है तो आपको जो है ये आसानी हो जाएगी, आप उसके हिसाब से डिसीजन ले पाओगे कि क्या कॉल उठानी है या नहीं उठानी है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 2022। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि 7 दिसंबर को हर साल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है, ताकि हम अपने मार्टर्स, वेटरन्स और सर्विंग पर्सोनल को जो है हम ऑनर कर सकें। हर साल मनाया जाता है 1949 से। इस दिन जो है आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ के लिए वेलफेयर के लिए डोनेशंस रेज की जाती हैं, पब्लिक को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है एक तरह से मोटिवेट किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस में। तो डिफेंस मिनिस्टर ने 1949 में एक कमेटी बनाई
जिसमें कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड जो है बनाया गया। जितने भी वेलफेयर फंड्स हैं मोस्टली 1993 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके अंदर ही डाल दिए हैं, ठीक है। चाहे वो वॉर विक्टिम्स के फंड्स हो, केंद्रीय सैनिक बोर्ड फंड हो, एक्स वेलफेयर सर्विसमैन के फंड हो, या कोई भी फंड जो है जो भी वेलफेयर से रिलेटेड थे आर्म्ड फोर्सेस के, उनको इसी के अंदर अमेलगमेट कर दिया गया है, ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is millets. So this topic is important for your economy section. So recently Prime Minister Modi was addressing the opening ceremony of International Year of Millets 2023, which is of course organized by Food and Agriculture Organization, which is of course headquartered in Rome, that is in Italy. And he has said that we need to make millets a food choice for the future. You know that in March 2021, upon the proposal of India, supported by of course 72 countries, the United Nations General Assembly adopted a resolution to declare 2023 as the International Year of Millets. So what are millets? So basically these are small seeded hardy crops which can grow well in dry zones or rain-fed areas. They do not have any special requirement. They can even grow in low fertile lands. So they are even easy to store. That's why we also call them famine reserves. So which are the major millets in India? Pearl millet, bajra, jowar, ragi, cheena, sawan, kutki, all these are the major millets in India. They are found in Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat and Haryana. And what is Food and Agriculture Organization? So it's a specialized agency of UN and it is headquartered in Rome, that is in Italy, and it has a goal to provide food security to everyone. Even the World Food Day is celebrated on the occasion of its founding day on 16th of October. So, of course, it aims to develop and improve agriculture, fisheries, forestry, and other water and land resources in the country, in the world. Of course, in partnership with the member states. It also conducts research and provides technical assistance to various projects which are running around the world under their supervision. They also conduct training and educational programs. There are several reports and publications that they launch, like the State of the World Report, State Global Report on Food Crisis, State of Food and Agriculture, and State of World's Forest Report. So what is World Food Program? It is also the food assistance branch of the United Nations. So just imagine that there is any humanitarian crisis or any hunger related situation, food insecurity related situation in any part of the world. Then in that case, this World Food Program comes into picture and they give emergency assistance, relief and rehabilitation, or even development aid to those regions. So it also won the Nobel Peace Prize in 2020 and it was founded in 1961 and it is also headquartered in Rome. It works in consonance with the sister organization of itself called the Food and Agriculture Organization, which we have discussed above. So the next topic is ChatGPT. This topic is important for your science and tech section. So recently an artificial intelligence tool called ChatGPT was released on the internet and it has been developed by OpenAI, which is of course a research institute founded in 2015. This tool is said to be knowing everything under the sun and it interacts with humans like two humans interact with each other. It can also do creative tasks like writing a story. Its language model is very unique. It can answer questions and carry on a conversation with humans like humans interact with each other. Certain techniques have been employed to see its efficacy. So what's a neural network? So neural network is basically of course this is a neural network. This ChatGPT works on a neural network, which means it is a large this neural network is a large network of computers which can fine tune its output of words. Basically they use reinforcement learning. What is reinforcement learning? The more you interact with them, the more they would learn how to interact with you. Okay, so they whatever input that you feed or whatever feedback that you give to these computers or to these chatbots, they would be able to learn from it and they would improve their functioning or they would fine tune their functioning with that. Okay, so what is OpenAI? It's a research institute and a company which focuses on development of artificial intelligence technology, and it was founded in 2015 by a group of entrepreneurs and researchers like even Elon Musk, Sam Altman and Greg Brockman. Okay, so the next topic is India Development Report. This topic is important for your economy section.
So World Bank has recently lifted its growth forecast for Indian economy this year to 6.9%. So you know that they downgraded our economic growth to 6.5% in October 2022. But after seeing a strong upturn in economic activity in India between July to September quarter, they have now revised it to a higher percentage. They are saying that government's focus on bolstering capital expenditure is also supporting domestic demand. That's why we have to revise our GDP forecast in a positive trajectory. They are also this report is saying that RBI is gradually withdrawing liquidity from the market through policy rate hikes. There is also short-term volatility in exchange rates, but all these issues aside, still the country has seen several regulatory and policy measures from the government, including the Insolvency and Bankruptcy Code, National Reconstruction Company, etc. So these reforms have basically enabled the government or the country to ride the global economic storm that has been brewing since the Russia-Ukraine crisis. So the next topic is Convention on Biological Diversity. This topic is important for your environment section. So recently, United Nations Secretary General has addressed the 15th session of UN Biodiversity Conference in Montreal, that is in Canada, and he has said that we need to work upon post-2020 global biodiversity framework. So he has made his focus upon access and benefit sharing between all the member countries. He has said that we need to collectively work towards the global goal of protecting at least 30% of the planet by 2030, which is also called the 13 to 30 target. So he's also criticized the multinational corporations, saying that they are just filling their bank accounts and they're not focusing upon the depleting world's natural resources. So for that, he has advised that we have to work upon a post-2020 global biodiversity framework. So what is Convention on Biological Diversity? You know that in 1988, an ad hoc working group of experts on biological diversity was formed by the United Nations Environment Programme, and based upon their suggestion, in 1992, during the Rio Earth Summit, this was adopted, and this convention aims to conserve biological diversity. You focus upon sustainable use of the components of biological diversity and ensure fair and equitable sharing of the benefits that may arise out of genetic resources. So the governing body of the convention is the Conference of Parties, of course, which is meeting at this moment in Montreal, that is in Canada. The first session was held in 1994 in Bahamas, and the recent one was in Kunming, that is in China. And the second phase has started in person. Meeting has started in Montreal, that is in Canada. There are two protocols also: the Cartagena Protocol, which was signed in 2003. Which was adopted in 2000 and entered into force in 2003, and it aims to ensure that there is safe handling, transport, and use of living modified organisms. Also, there was one more, Nagoya Protocol, in which was signed in 2014, and it aims to share the benefits which may arise out of the utilization of genetic resources in a fair and equitable manner. So the next topic is calling name presentation. This topic is important for your governance section. Recently, TRAI has floated a consultation paper seeking that if we can introduce this feature called calling name presentation. You know that you all may be using this Truecaller feature, whereby even if you have not saved a number, but if you get a call, you get to see who is calling you. So that's why this is the feature which TRAI is contemplating to introduce at the pan India level without the need of any separate app. So telephone subscribers would be able to make an informed choice if they want to accept that call or not. So you know that there is rising concerns about spam calls and robocalls. That's why there is a need to bring such a feature. But of course, there would be certain concerns of privacy. So for that, this TRAI has floated a consultation paper. So the next topic is Armed Forces Flag Day 2022. This topic is important for your security section. You know that Armed Forces Flag Day is observed on December 7th each year. It honors the martyrs, veterans, and serving personnel of the Indian military. It also marks this day was marked every year since 1949, and it aims to raise donations for the welfare of armed forces staff.
It also enables more and more public participation in armed forces through relevant campaigns. So, in 1949, the Defense Ministers Committee created an Armed Forces Flag Day Fund, and in 1993, the Defense Ministry amalgamated all other relevant welfare funds related to the armed forces, including the funds for war victims, Kendriya Sainik Board Fund, Ex Welfare Servicemen Fund, etc., into this particular fund. And now, this is the only fund in which the public is able to transfer money, and this is utilized for the welfare of armed services personnel. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.